अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अस्मा और आप देख रहे हैं हेल्दी घराना। हमारा आज का टॉपिक डिप्रेशन बहुत ही अहम और हसास टॉपिक है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आपके ये 10-15 मिनट किसी की पूरी ज़िंदगी साबित हो सकता है आप कम से कम एक शख्स की जान बचा सकें और ये एक शख्स आप ही का कोई प्यारा हो, आपका दोस्त, रिश्तेदार, कोई घर वाला या आप खुद। और ऐसा आप सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं जब आपको खुद पता हो कि डिप्रेशन है क्या, कैसे पहचाना जा सकता है और अगर पहचान लें तो क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं और अगर उनकी नज़र इस लफ्ज़ पर पड़े तो वो समझते हैं कि डिप्रेशन किसी अजनबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका उनकी दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो फ़ौरन अपने मतलब की दुनिया, एंटरटेनमेंट की दुनिया में एंटर हो जाते हैं। लेकिन ठहरें, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी पूरी दुनिया इसी एक लफ्ज़ पर आकर अटक गई है और बाकी दुनिया उनके लिए अजनबी हो गई है। ऐसा शख्स कितनी तकलीफ़ में है आप सोच भी नहीं सकते। खुदा ना करे कि किसी को डिप्रेशन हो। इस तकलीफ़देह एहसास को सिर्फ वो समझ सकते हैं जो इसे गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं। वो आपको खामोश ज़बान और नज़रों से मदद के लिए पुकारते हैं लेकिन अपनी तकलीफ़ बयान नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें हुआ क्या है। उनकी मदद कीजिए, उन्हें बर वक्त बचा दीजिए। खुदारा डिप्रेशन पहचानें अपने अतराफ़ के लोगों में, वालिदैन अपने बच्चों में, बहन भाई अपने बहन भाइयों में, दोस्त अपने दोस्तों में, मियाँ बीवी अपने स्पाउस में। क्योंकि हो सकता है कि वो बंदा आपसे बेजार ना हो बल्कि वो अपने आप से बेजार हो गया हो। मैं इस टॉपिक पर वीडियो और लेट करती लेकिन पिछले कुछ महीनों से जो लगातार यंग डेथ्स की खबरें आ रही हैं उन्होंने दिल बहुत ख़राब कर दिया है। 14 से 30 साल जो आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और पुरबहार वक्त होता है, इस उम्र के बच्चों की सुसाइड की खबरों ने मुझे हिला कर रख दिया है। इसलिए ज़रूरी है कि इस अहम मौजू पर बात की जाए। देखिए, बीमारी दो तरह की होती है, एक वो जो नज़र आए और एक वो जो नज़र ना आए। जो नज़र आती है उससे मरीज़ या डॉक्टर खुद पकड़ लेता है और उसका बर वक्त इलाज हो जाता है। लेकिन जो नज़र नहीं आती वो पकड़ी कैसे जाए और ख़ुद से अगर ठीक भी ना हो तो फिर जान लेकर छोड़ती है। ऐसी बीमारियां नफ्सियाती बीमारियां यानी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स कहलाती हैं। ऐसा शख्स आपको बज़ाहिर बिल्कुल ठीक लगेगा लेकिन उसके अंदर एक तूफ़ान होगा जो फाइनली उसे ले डूबेगा। जब मैं मेडिकल में साइकेट्री का सब्जेक्ट पढ़ रही थी और फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे पेशेंट्स और कुछ करीबी दोस्तों रिश्तेदारों में ये नफ्सियाती प्रॉब्लम्स देखी, तब मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत तकलीफ़देह बीमारी है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह एहसास वो अंदरूनी एहसास है कि आपको ख़ुद भी नहीं पता कि आप बीमार हैं, आप लोगों को क्या बताएंगे। तो ऐसी बीमारियां जो कि नज़र नहीं आती, उनके टेस्ट नहीं हो सकते, तो कोई यकीन ही नहीं करता कि इंसान बीमार है या जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा बीमार है जो कि पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। यानी आपका दिमाग इतना बीमार हो गया है कि आपकी ज़िंदगी के लेने के देने पड़ गए। वैसे तो खैर सभी डॉक्टर्स काबिल एहतराम हैं क्योंकि वो पेशेंट्स की जान बचाते हैं, लेकिन उन केसेस में पेशेंट खुद भी अपनी जान बचाना चाह रहे होते हैं। मुझे साइकेट्रिक डॉक्टर्स इसलिए बहुत पसंद हैं क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी की खोज लगाते हैं जो बज़ाहिर की नज़र भी नहीं आ रही लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को खोखला करके रख देती है और मरीज़ को खुद भी नहीं पता कि वो बीमार है लेकिन वो अपनी जान लेना चाह रहा होता है क्योंकि लोग उसे बुली करते हैं, तंज मजाक का निशाना बनाते हैं और उसके अंदर का मौसम जाने बगैर, उसके डिप्रेशन का हाल जाने बगैर, उसके मूड, उसके मिजाज का हर वक्त मजाक उड़ाते हैं या फिर उसे बेजार हो जाते हैं। तो वो तो पहले ही अपने आप से बेजार है, दुनिया से बेजार है। उसका नतीजा ये होता है कि वो अपनी जान ले लेता है क्योंकि उसे नज़र आता है कि दुनिया में उसके लिए कुछ भी नहीं रखा हुआ। और बाद में जब घर वालों पे गम का पहाड़ टूटता है तो उन्हें पता चलता है कि कोई सुसाइडल नोट है जिसमें वो जिक्र करता है इस बात का कि वो इस गम से लड़ रहा था और उस वक्त घर वाले हंसी मजाक करने में, उसे बुली करने में लगे होते थे, उसकी टांग खींचने में लगे होते थे या उसके मूड को निशाना बना रहे होते थे। तो बहरहाल ऐसी दुख भरी इत्तलात आजकल आई हैं कि मैंने सोचा कि बाकी सारे टॉपिक्स छोड़कर पहले मैं डिप्रेशन के टॉपिक पर थोड़ी आप लोगों को नॉलेज दे सकूं। तो चलें आइए देखते हैं हम कैसे बचा सकते हैं अपनों को। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि डिप्रेशन एक वाकई बीमारी है, एक तवज्जो तलब बीमारी है और मेडिकल की दुनिया में एक इस्टेब्लिश्ड प्रॉब्लम है जिसका कि बाकायदा इलाज है। मतलब आप डिप्रेशन को ये नहीं कह सकते कि ये किस चिड़िया का नाम है, हमारे ज़माने में तो होता ही नहीं था, ये पता नहीं आजकल के लोगों को और बच्चों को क्या हो गया है, हर वक्त इनका मूड ख़राब रहता है, हर वक्त इनके मिजाज आसमान पे रहते हैं, आंखों में आंसू उठ के रहते हैं, बात करती तो बस टप टप इनके आंसू बहने लगते हैं, ज़रा इनकी मिजाज के खिलाफ कोई बात हो जाए चिड़चिड़ाने लगते हैं और बहुत आइसोलेटेड हो गए हैं, हर वक्त गैजेट्स में बिज़ी रहते हैं।
ये जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं जिनमें हमारे बच्चे इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं, ये सोशल मीडिया, ये बहुत डिप्रेशन करता है। तो ये एक एक्चुअल बीमारी है जिसका कि एक्चुअल इलाज है, और इस इलाज के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये अपनी विल पावर से ठीक नहीं हो सकता, या आप लोगों के कहने से वो बंदा जो बहुत मजबूरी की हालत में है, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए भी, आपको खुश करने के लिए भी अपना मूड ठीक नहीं कर सकता। वो मजबूर है, उसे मदद की ज़रूरत है, और ये मदद अल्लाह ताला के बाद आप लोग इस सूरत में कर सकते हैं कि बाकायदा साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएं और उसका इलाज करवाएं। तो चलें हम वो अलामतें देखते हैं जिसके बाद आप लोगों को चौंक जाना चाहिए। सबसे पहले परसिस्टेंट सैडनेस, मुस्तकिल उदासी, हर वक्त बंदा उदास रहेगा, किसी बात में उसको खुशी महसूस नहीं होगी, बड़ी से बड़ी खुशी की खबर उसके लिए खुशी की खबर नहीं होगी, या उसको खुश नहीं करेगी। ठीक है, हर वक्त उसकी आंखों में आंसू भरे रहेंगे, मूड उसका ऑफ रहेगा। आप उसे कुछ भी बता दें और बेजार होकर लोग कहते हैं कि यार इनको तो कुछ भी कह दो, इन पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो ऐसे ही सड़े मूड और मिजाज में रहते हैं। उसके बाद खालीपन का एहसास, एम्प्टीनेस, किसी चीज़ में दिल ना लगना। ठीक है, अंदर भी खालीपन, बाहर भी खालीपन, दुनिया सारी खाली नज़र आएगी। कुछ ऐसा लगता है जैसे करने के लिए कुछ रह ही नहीं गया है, कोई एहसास ही बाकी नहीं रह गया है। और ये जो किसी चीज़ में दिल ना लगना यानी लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ये सबसे अहम साइन है, सबसे अहम क्या कहना चाहिए, पॉइंट है जिस पे आप लोगों को चौंक जाना चाहिए। ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ जिसमें पहले बच्चे हिस्सा लेते थे या कोई इंसान हिस्सा लेता था, अब उन चीज़ों में उसका दिल लगना बंद हो गया है, उनमें उसको दिलचस्पी नहीं आ रही है, तो बराए करम तवज्जो दें। मसलन पहले बच्चे खाने की फरमाइशें करते थे, दोस्तों में जा रहे हैं, रिश्तेदारों में जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, सोशल मीडियाज़ पे बहुत एक्टिव हैं, दोस्तों के साथ एक्टिव हैं, उनकी हंसी कहकों की बातें, आवाज़ें आती हैं, फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, बाहर घूमने फिरने की फरमाइश कर रहे हैं। ठीक है, आपके साथ आके बात कर रहे हैं, अपने बहुत सारी दिन भर की बातें या प्रॉब्लम्स, वहाँ के हंसी मजाक, खेल, जो कुछ भी हुआ है स्कूल कॉलेज में या बाहर, वो डिस्कस करें। बहुत सारे बच्चे इतने अटैच होते हैं पेरेंट्स से कि सारी बातें डिस्कस करते हैं। अचानक से उन्होंने सब छोड़ दिया, अचानक से उन्होंने खाने की फरमाइश करनी छोड़ दी। ठीक है, एक आध दफ़ा तो चलता है कि भैया आप बच्चे से पूछें क्या खाना और जवाब दें मेरा दिल नहीं चाह रहा, कुछ भी बना लें, या इट्स ओके व्हाटएवर। ठीक है, कभी कभार तो चलेगा, लेकिन अगर ऐसे बिहेवियर को 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, 2 हफ्ते हो गए हैं कि बच्चा यही कह जा रहा है आपकी मर्ज़ी, जो चाहे पका लें, मेरा खाने का दिल नहीं चाह रहा, और जब मूड होगा तब खा लूँगा वगैरह वगैरह, तो आप प्लीज़ चौंक जाइए। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप ये देख रहे हैं कि बच्चा जो है वो आइसोलेट हो गया है, तन्हाई में चला गया है, अपना वक्त ज़्यादा कमरे में गुजार रहा है, बच्चा ही नहीं मतलब जिस बंदे पर भी डिप्रेशन का अटैक हुआ है वो कमरे में ज़्यादा वक्त गुजार रहा है, और उसकी दिलचस्पी ख़त्म हो गई है कि वो बाहर आकर सबके साथ बैठ के टीवी देखे, रोज़मर्रा की बातें आपके साथ डिस्कस करे, और उसके कहकों की आवाज़ें बंद हो गई हैं, दोस्तों में आना जाना बंद हो गया है, रिश्तेदारों में को जाना छोड़ दिया है, ज़्यादातर कमरे में सोया पड़ा रहता है, तो यकीनन उसके बिहेवियर में तब्दीली आई है। प्लीज़ अपने दिन के मसरूफ़ तरीन हिस्सों में भी 10-15 मिनट निकाला करें, रोज़ाना अपने घर के अफराद से ज़रूर बात करें, उनकी एक्टिविटीज़ पूछें और देखें कि पहले से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। ठीक है, इसके अलावा बोर्डम, दुनिया से बेजार हो जाना, दुनिया का बेकार लगना यानी कि वर्थलेसनेस, दुनिया में कोई दिलचस्पी लेने वाली कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सेल्फ हेट्रेड, जिसको सेल्फ लोदिंग भी कहते हैं। ये बहुत ही अहम साइन है, इस पर गौर कीजिए। ये साइन है अपने आप से नफ़रत और बेजारी हो जाना। ठीक है, उन्हें शुबा होता है कि कोई भी काम वो ठीक से नहीं कर सकते, वो अपने आप पे बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी करते हैं या अपने आप को कोसते हैं, मैं हूँ ही ऐसा, मैं हूँ ही ख़राब, मुझसे कुछ हो ही नहीं सकता, घर में सब लोग अच्छे हैं, मैं बुरा हूँ। तो कभी कभार तो गुस्से में इंसान ये कह सकता है, लेकिन अगर मुस्तकिल वो इस बिहेवियर में जा रहे हैं और मुस्तकिल ही, और उसके बाद वो उन चीज़ों पे एक्ट करने लगा है, मसलन जॉब छोड़ के बैठ गया है कि मुझसे जॉब मिल नहीं सकती, मसलन वहाँ पे सब लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, मसलन मैं जाता हूँ तो हर कोई जो है वो मेरे ऊपर तंज कर रहा है, या ये कि आप उसको फ़ील होना शुरू हो जाएगा कि वो बाकी लोगों के मुकाबले में उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अंदर ही अंदर उसको जो चीज़ खाए जा रही है वो उसकी एनर्जी लॉस भी कर रही है, उसकी दिलचस्पी भी ख़त्म कर रही है चीज़ों से। तो इस लिहाज से उसकी काम की रफ्तार और पावर और उसका जो आउटकम है वो उतना नहीं रह गया जितना कि बाकी लोगों का है। तो उसके काम पे तो फ़र्क पड़ रहा है, यानी सोशल एक्टिविटीज़ पे फ़र्क
पर्सनल एंड सोशल एक्टिविटीज़ पे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो लाजमी बात है ऐसे लोग पे जॉब भी छोड़ के बैठ जाते हैं और फिर वो अपने घर के माहौल में कन्फाइंड हो जाते हैं और वो बाहर निकलने से कतराने लगते हैं। उनका ज़्यादातर वक्त जो है वो घर में गुजरने लगता है और वो अपने फेलियर्स का कसूरवार अपने आप को ठहरा रहे होते हैं और उनकी इज्जत नफ्स मजरूह हो जाती है। ठीक है, यानी कि लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है। तो अगर ये साइन पैदा हो रही है कि लो सेल्फ एस्टीम हो रही है और अपने आप से नफरत और बेजारी फील होने लगी है और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसने लगे हैं, तो ये बहुत ख़तरनाक अलामत है, क्योंकि इसके बाद सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा जन्म लेती हैं। तो इस सूरत में तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत आता है, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, बहुत चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हैं, जल्दी जल्दी हर बात पर इरिटेट हो जाते हैं और तन्हा बहुत रहने लगते हैं। क्योंकि देखें, अगर मुस्तकिल एक इंसान चिड़चिड़ा रहा है यानी कि इरिटेबल है और रोना बहुत आ रहा है, यानी कि हर वक्त टीयरफुल हालत में रहता है, टीयरफुलनेस बहुत हो रही है, उसको गुस्से में बहुत रहता है, चिड़चिड़ाता बहुत है, हर बात पे झड़प करता है लोगों से, तो जाहिर है कि इस वजह से अतराफ़ का माहौल ख़राब होने लगता है और ऐसे लोग जो है वो दूसरे लोगों में एडजस्ट नहीं हो पाते, दूसरे लोग उन्हें अवॉइड करते हैं, उन्हें तन्हा करना शुरू कर देते हैं और उनसे बेजार भी होने लगते हैं और फासला करना शुरू कर देते हैं। तो वो बंदा अपनी तन्हाइयों में और तन्हा हो जाता है। चूँकि वो मज़ीद तन्हा होता है, लिहाजा वो मज़ीद डिप्रेशन का शिकार होता है और ऐसे लोग अपने आप को ख़ुद भी तन्हा कर लेते हैं। सिर्फ लोग ही उन्हें नहीं छोड़ते, वो भी लोगों को छोड़ना शुरू कर देते हैं। वो ज़्यादा तन्हा रहना शुरू कर देते हैं, अपनी दुनिया में, अपने कमरे की दुनिया में अकेले रहना शुरू कर देते हैं, अपने आप में कन्फाइंड हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से डिप्रेशन मज़ीद बढ़ता है, मज़ीद चिड़चिड़ापन, मज़ीद रोना, मज़ीद तन्हाई और होते होते फाइनल एक दिन ये ब्रेक डाउन हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा एंग्जाइटी, हिजान अंगेज़ी, घबराहट वो इतनी बढ़ जाती है बाज़ दफ़ा के बिस्तर पे पैर रगड़ते हैं, हाथों पैरों को रगड़ना शुरू कर देते हैं और उनमें से आग निकलती हुई महसूस होती है और इसके साथ उन्हें लॉस ऑफ एनर्जी होती है, यानी जिसम में बिल्कुल जान नहीं रहती और कुछ काम करने के काबिल जिसम नहीं रहता, तो बहुत ज़्यादा थकन महसूस होती है। तो इस बहुत ज़्यादा थकन होने की वजह से, बेजारी की वजह से और दुनिया में चूँकि रहने को कोई काम, अब लगता है कि कोई काम नहीं रह गया, तो ज़्यादा वक्त उनका बिस्तर पे गुजरना शुरू हो जाता है। चाहे वो सोएं या नहीं सोएं, उनका ज़्यादातर वक्त जो है वो बिस्तर पे गुजरने लगता है। ठीक है, और स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न हो जाती है, यानी नींद का जाविया भी कर जाता है। इसमें इंसोम्निया भी हो सकता है, यानी टोटल नींद का गायब हो जाना, या बार बार आँख खुलना, या बेचैनी से करवट बदलना, या रात भर पैरों का बिस्तर पे रगड़ना, या फिर कम नींद की वजह से बहुत ज़्यादा थकन का गलबा होता है, तो वो थकन भी आपको ना बिस्तर से उठने नहीं देती और चूँकि दुनिया से बेजारी हो गई है, लिहाजा आप उठ के करेंगे क्या, तो आप बिस्तर से उठते ही नहीं हैं। ठीक है, चाहे आप सोएं या नहीं सोएं। लेकिन जो दूसरी सिचुएशन है वो है हाइपरसोमनिया, यानी कि बहुत ज़्यादा सोना। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद हम भूख की तरफ आती हैं। चेंज इन एपिटाइट हो जाती है, या तो भूख ज़्यादा लगती है या बिल्कुल उड़ जाती है और इस हिसाब से जो जिस्म का वज़न है वो कभी बहुत ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा बढ़ जाता है और कम खाएंगे तो ज़ाहिर कम हो जाता है। और इसके अलावा स्लोनेस हो जाती है आपकी बातचीत में, उठने बैठने, चलने फिरने, हरकत सकनात में, सोच में, हर चीज़ में बहुत स्लोनेस आ जाती है, यानी बहुत आहिस्ता हो जाती हैं चीज़ें। मसलन अगर एक नॉर्मल बंदा 1 मिनट में मिसाल के तौर पे 30 या 40 लफ्ज़ बोल सकता है, इतनी रफ्तार से बोले कि 30-40 लफ्ज़ बोल सके, तो जो डिप्रेशन का शिकार है वो 15 या 20 लफ्ज़ ही बोल पाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप झपट कर कोई काम कर सकते हैं और सेकंड में आप उठ के दरवाजे तक जा सकते हैं, तो जिसको डिप्रेशन है वो बहुत मुश्किल से खड़ा होगा, चप्पल पहनेगा और चप्पल जूते घसीटता हुआ वो दरवाजे की तरफ जाएगा और आपको लगेगा कि जैसे वो अपने आप को घसीट रहा है, ज़बरदस्ती ट्रैक कर रहा है। इस तरह से जब वो बात करेगा ना, तो उसकी आवाज़ ऐसी नहीं होगी जैसे कि वो गुनूदगी में बात कर रहा है या बहुत स्लो हो गई है और लो हो गई है, हाई पिच नहीं रहती, लो पिच हो जाती है आवाज़। ठीक है, तो ये सारी अलामतें। और उसके बाद रेकलेस बिहेवियर हो जाते हैं। रेकलेस बिहेवियर से मुराद ये कि वो ऐसी हरकतें करने लगता है जो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकें, सेल्फ हार्म टाइप की हरकतें करने लगता है। मसलन बहुत ज़्यादा सिगरेट पिएगा, ड्रग्स में पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करेगा, बहुत रेकलेस ख़तरनाक ड्राइविंग करेगा और सबसे एंड में आके सुसाइडल टेंडेंसीज़ हो जाती हैं, यानी हर वक्त सुसाइड करने की सोचें आनी शुरू हो जाती हैं। तो बहरहाल ये जो इतनी भी अलामतें मैंने आपको बताई हैं, देखें नॉर्मल इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसी चीज़ों से गुजरते हैं कि उन्हें हल्के फुल्के ऐसे अटैक्स इनमें से
एक आध अलामत या बहुत सारी अलामतें उन्हें हो सकती हैं, लेकिन ये सारी अलामतें अगर वो वजह जिस वजह से उनको ये अटैक हुआ है वो वजह ख़त्म हो जाए और ये अलामतें खुद ब खुद 2 हफ्ते के अंदर रिजॉल्व हो जाए ना, तो ये ग्रीफ कहलाता है, यानी किसी गम का रिएक्शन कहलाता है, ग्रीफ रिएक्शन। लेकिन अगर ये 2 हफ्ते पर मुहित हो जाए और 2 हफ्ते के बाद भी जो ये कंटिन्यू करे, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन ख़त्म ना हो बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि बंदा डिप्रेशन में चला गया है और आपको मस्ट साइकियाट्रिस्ट से रुजू करना है। अच्छा, ये एक्चुअल बीमारी जो मैं बार बार कह रही हूँ, उसका मतलब है इसमें फ़िज़िकल चेंजेस होते हैं आपके दिमाग में, फिज़िकली चेंज आता है, यानी जो आपके दिमाग के कुछ हिस्से हैं, हिपोकैम्पस वगैरह, जो कि आपके मूड और आपके थॉट्स को कंट्रोल करते हैं, ऐसे हिस्सों में बाकायदा उनकी क्वांटिटी में चेंज आ जाता है, यानी क्या कहना चाहिए, वॉल्यूम में चेंज आता है उनके, कि वो फैलते और सिकुड़ते हैं। ठीक है। और इसी तरह से दिमाग में जो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, केमिकल्स हैं, वो सूरज से भी कंट्रोल होते हैं, यानी सूरज की रोशनी से वो बढ़ जाते हैं, मूड अच्छा होता है, एलिवेट हो जाता है, और कम सूरज की रोशनी हो तो वो कम हो जाते हैं और वो डिप्रेस मूड करते हैं। तो ये बाकायदा केमिकल हमारे दिमाग में मौजूद है। इसलिए आपने देखा होगा कि ठंडे मुल्कों में डिप्रेशन के मर्ज ज़्यादा होते हैं और जो गर्म मुल्क हैं वहाँ पे डिप्रेशन के अलामतें कम होती हैं। इसी तरह से कुछ लोगों को सीजनल डिप्रेशन होता है, यानी जैसे जैसे सर्दी या फॉल ख़ज़ा का और सर्दियों का मौसम आता जाएगा और सूरज की रोशनी कम होती जाएगी तो उनका मूड डिप्रेस होना शुरू हो जाता है। फिर जैसे जैसे मार्च अप्रैल के महीने आते हैं और सूरज की शुआएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उनके मूड अच्छे हो जाते हैं। ठीक है। तो इसकी जो वजह हैं वो मेनली 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इडियोपैथिक अननोन, यानी कि कोई वजह नहीं है, बिला वजह ही आपको डिप्रेशन का अटैक हो गया है और वो 2 हफ्तों से ज़्यादा हो गया है, यानी कि अब आप डिप्रेशन के मरीज़ बन गए। तो ऐसे डिप्रेशंस का ट्रीट होना मुश्किल होता है और इनके लिए बाकायदा डॉक्टर के पास जाके आपको दवाइयाँ वगैरह लेनी पड़ती हैं। तो ये लॉन्ग टर्म में भी चल सकता है समटाइम्स, और कभी कभी ये होता है कि फॉर लाइफ के लिए हो जाता है, यानी बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, कम होगा ज़्यादा होगा, कभी कभी आप बिल्कुल डिप्रेशन फ्री भी रहेंगे लेकिन एक लाइफ लॉन्ग की प्रॉब्लम आपको लग जाती है अगर कोई वजह ना हो। लेकिन अगर कोई वजह है साथ में, किसी वजह की वजह से हो रहा है, जैसे खुदा न ख्वास्ता ऐसी वजह कि भाई लाइफ में कोई फेलियर्स हुए हैं, कोई नाकामी हुई है, कोई इम्तहान फ़ेल हो गया अल्लाह न करे, या कोई जॉब चली गई है, कोई ब्रेकअप हो गया है, या अल्लाह न करे फैमिली में कोई डेथ हो गई है, कोई फैमिली में कोई कॉम्पिटिटर है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गए हैं कि घर में रहते हुए कोई अच्छी नौकरी करता है, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम है, कंपैरिजन शुरू हो गए, या फाइनेंशियल स्ट्रेसेस हैं, यहाँ पे पैसे की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, कोई भी वाक़या जो आपके मूड को अच्छा बुरा कर सकता है। ठीक है। तो अगर इस मूड की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है और फिर 2 हफ्ते से ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है तो उसका मतलब है अब वो चीज़ डिप्रेशन बन गई है। समटाइम्स ये होता है कि वो कॉज को ख़त्म कर देने से बेहतरी आ जाती है लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। ठीक है। और समटाइम्स ये होता है कि कोई बेहतरी नहीं आती। बहरहाल हर सूरत में आपको प्लीज़ साइकियाट्रिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये करना है कि देखें अगर कोई ऐसी अलामत फ़ील हो रही है अपने घर वालों से डिस्कस करें। कोई भी ऐसा बंदा जिस पर आप एतमाद करते हैं, आपके पेरेंट्स हों, आपके स्पाउस हो, इवन समझदार जो बच्चे होते हैं वो हों, या ये कि कोई दोस्त हो ऐसा, या आपका अपना फैमिली डॉक्टर हो, उसे आप मामला डिस्कस करें और जिससे डिस्कस किया जा रहा है वो प्लीज़ इसको सीरियस ले। ठीक है। और अगर घर वालों को ये चीज़ अपने घर के किसी फर्द में नज़र आ रही है तो वो प्यार से उससे बात करें और उससे समझाएं और उसे डॉक्टर के पास लेके जाएं और कम से कम एक ओपिनियन साइकियाट्रिस्ट से ज़रूर ले लें। इससे अच्छी क्या बात है कि साइकियाट्रिस्ट कहते हैं कि नहीं भाई कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा क्या बुरी बात है कि कोई प्रॉब्लम है और आप अपनी शर्म या अपने इस लिहाज में या कहना चाहिए गलत सोचों की वजह से कि शायद साइकियाट्रिस्ट पागलों के डॉक्टर होते हैं और शायद खुदा न ख्वास्ता अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बंदा पागल डिक्लेयर हो जाएगा, इस गलत फहमी में बैठे रह जाएं और कोई इतना बड़ा नुकसान कर लें जिसका मदावा ना हो सके। ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर क्या करेगा भाई, डॉक्टर इलाज करेगा जैसे बाकी बीमारियों के इलाज होते हैं। अगर आपकी आँख में कोई तकलीफ़ हो जाए, आपकी आँखों में मोतिया होता रहे, तो क्या आप अपनी विल पावर से ठीक कर सकते हैं या अपनी सोचों से काबू पा सकते हैं उस मोतियों के ऊपर, या अपनी शर्म लिहाज में आप अंधे होकर बैठ सकते हैं घर में? नहीं ना। जाएंगे ना आप किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाके दवा लेंगे ना उससे,
इसी तरह से अगर घुटने बेकार हो गए हैं, खुदा न खास्ता घुटनों में कोई प्रॉब्लम हो गई है, आर्थराइटिस हो गया है, तो विल पावर से आर्थराइटिस ठीक करके दिखाएं। सुपरमैन नहीं ठीक कर सकता अपना विल पावर से आर्थराइटिस। तो आप जाके दवा लेंगे ना, तो जब आप उसमें आपको शर्म नहीं आ रही है तो भाई साइकेट्रिस्ट ने क्या कसूर कर दिया कि वो पागलों का डॉक्टर ठहराया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। किसी बड़ी प्रॉब्लम से अपने आप को बचाने के लिए इलाज मस्ट है। इलाज दो तरह के होते हैं सिंपल, एक बातों से इलाज होता है, काउंसलिंग जो कहलाता है उसको साइकोथेरेपी कहते हैं, उसको करने वाला साइकोथेरापिस्ट होता है। साइकोथेरापिस्ट MBBS डॉक्टर नहीं होते, वो साइकाट्री में मास्टर्स हो या साइकोलॉजी में मास्टर्स होते हैं, और उनको फुल ट्रेनिंग, इवन जो साइकाट्रिस्ट होते हैं उनसे ज़्यादा फुल ट्रेनिंग उन साइकोथेरापिस्ट की होती है कि वो बातों से और काउंसलिंग से उस चीज़ का इलाज करते हैं, ठीक है। और एट टाइम्स आपको दवा की ज़रूरत पड़ती है जो कि साइकाट्रिस्ट देता है, जो MBBS डॉक्टर होता है साइकाट्रिस्ट। तो दोनों कैटेगरीज अलग हैं। साइकोथेरापिस्ट वो जिनके पास मास्टर्स की डिग्री होती है और वो बातों से इलाज करते हैं, यानी काउंसलिंग से, और साइकाट्रिस्ट जो दवाओं से करते हैं। और कभी कभी इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ता है। वो साइकाट्रिस्ट ही आपको बताएगा कि जाइए साइकोथेरेपी भी करवाइए, या अगर आप साइकोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपसे कहेगा कि नहीं, इसको आपको दवाओं की भी ज़रूरत है, आप साइकाट्रिस्ट के पास भी जाइए, ठीक है। तो अगर कॉम्बिनेशन में तो और जल्दी ठीक होंगे। तो बहरहाल ये है सारा खुलासा, और इस पर गौर कीजिए, बराए करम सीरियस लीजिए, और अपने माशरे में लोगों पे नज़र और ध्यान रखिए, ताकि इंशाल्लाह ताला हमारी आने वाली जनरेशन हेल्दी और मज़बूत हो, और अगर किसी ऐसी इत्तफाक का शिकार हो गई हैं तो जल्द से जल्द ठीक हो जाए इंशाल्लाह, और हम इन सुसाइड्स को रोक सकें, ख़त्म कर सकें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ अपने जानने वालों से भी इस नॉलेज को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।